Raman sir. Yes, come in. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बैठिए, Thank you, sir. आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, नाम नहीं बताएंगे। जी सर। सर मेरा नाम सॉरी सर मेरी स्कूल शिक्षा जवान नवोदय विद्यालय से पूरी हुई है। उसके पश्चात मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में राजस्थान विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। तो सर मेरी हॉबी विपश्यना मेडिटेशन। अच्छा, आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। वर्तमान में है वो इकोनॉमिक क्राइसिस के है वो कौन कौन से कारण आप मानते हैं? सर सवाल नहीं समझ पाया सर। भाई इकोनॉमिक जो घटनाएं हैं वो क्या क्या इकोनॉमिक क्राइस, आर्थिक जो एक तरह से समस्या जो है वो कौन कौन सी मान रहे हैं आप? सर सबसे पहला सर जो ग्लोबलाइजेशन से वापस प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं सर, वो सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा सर जो जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज है, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर है, गाजा और इजराइल के बीच जो विवाद चल रहा है, कल ही थाईलैंड कंबोडिया के बीच से शुरू हुआ है, ये सब विवाद भी सर बहुत बड़ा कारण है। तीसरा सर हर देश सर अपने राइट्स सिक्योर करने में लगा हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन से उनकी तरफ वो जो जा रहे हैं सर, ये सबसे बड़ी कारण है। पहले योजना आयोग काम करता था यहाँ पे, जी उसकी जगह है वो नीति आयोग लाया गया। जी सर। बेसिक रीजंस है वो क्या रहे कि नीति आयोग है वो लाए और योजना आयोग को खत्म किया? सर जो सबसे मुख्य कारण था सर वो था सर टॉप डाउन अप्रोच से सर बॉटम टू डाउन अप्रोच जाने के लिए। सर जो योजना आयोग था सर उसमें सर ऊपर से पॉलिसी बन के आती थी और वन साइज फिट ऑल अप्रोच वो फॉलो करता था। और नीति आयोग को सर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट करने के लिए और स्टेट्स और नीचे से सर रिकमेंडेशन लेके फिर पॉलिसी बनाने के लिए सर नीति आयोग लाए। कौन है अभी वाइस चेयरमैन नीति आयोग की? सर सुमन बेल्स। कंफर्म है? जी सर। जी सर। और जो रुपए की जो वैल्यू है वो कल रिकॉर्ड लो पे थी। जी सर। रिकॉर्ड लो पे थी कल, क्या कारण मानते हैं इसका? सर इसका सर सबसे बड़ा कारण सर इंडिया से सर जो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है सर वो बढ़ता जा रहा है। सर एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है सर वो इंडिया का मार्केट एग्जिट कर रहे हैं। और दूसरा सर जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें भी सर रिपेट्रिएशन हो रहा है, या जो भी फॉरेन की फर्म्स यहाँ से प्रॉफिट बुक कर रही है वो अपना प्रॉफिट यहाँ से निकाल रही है। दूसरा सर जो इंडियन फर्म्स है वो भी सर उनका एफडीआई आउटफ्लो भी सर बढ़ रहा है, क्योंकि जो भी अमेरिका और यूरोप के जो देश है सर तो ग्लोबल सप्लाई चेन में इतना ज्यादा डिसरप्शन है कि ये कंपनीज भी अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स लोकलाइज करना चाहती है। तो अमेरिका की सप्लाई के लिए अमेरिका में यूनिट्स स्टेब्लिश कर रही है, तो भारत की कंपनियों से भी सर बाहर डॉलर जा रहे हैं। अभी जो अमेरिकी टैरिफ लगे हैं तो भारत के वो कौन कौन से सेक्टर है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, और राजस्थान का है वो सबसे बड़ा सेक्टर है वो कौन सा है जो इस अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित हुआ है? सर राजस्थान का जो इंजीनियरिंग गुड और टेक्सटाइल सेक्टर है सर वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। और सर भारत के भी संदर्भ में देखें तो सर जो टेक्सटाइल सेक्टर है, कारपेट सेक्टर है, लेदर इंडस्ट्री है, जो सर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स भी सर उन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। भारत यदि हम राजस्थान से एक्सपोर्ट की बात करें जो कि अमेरिका टैरिफ से पहले अमेरिका के साथ में था, वो सबसे बड़ा है वो कौन सा सेक्टर था कि जहां से हमें जो एक्सपोर्ट करते थे? अमेरिका के संदर्भ सॉरी सर जेम्स एंड ज्वेलरी है वो राजस्थान का बड़ा सेक्टर है। जी सर। और उसपे है वो सबसे ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट आया है राजस्थान में। कितना परसेंट आया है कुछ पता है? पिछले दिनों न्यूज़पेपर में था ये नियर अबाउट 77% जो एक्सपोर्ट है हमारे वो अमेरिका के साथ अमेरिका से थे, उनमें टोटल में 77% है वो रिड्यूस हो गया इसका। ठीक है सर, मैं इसके बारे में जाके बोलूंगा। हाँ, और कौन कौन से सेक्टर हैं जिनके बारे में जिनका इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा बड़ा है? सर हैंडीक्राफ्ट है, टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग गुड्स पे सर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इन्हीं पे क्यों पड़ा है फर्क? सर ये सर जो जैसे इंजीनियरिंग गुड है सर वो ग्लोबली बहुत कम्पिटिटिव मार्केट है। जैसे भारत के सर चाइना भी सर एक बड़ा सप्लायर है, तो जब भारत के प्रोडक्ट्स पे सर टैरिफ ज्यादा लग जाता है तो सर इनकी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। तो जो अमेरिका की फर्म्स है सर वो अपनी सप्लाई चेन को सर डाइवर्ट करके सर चाइना तक या बाकी जो आम भी देश से अवेलेबल है। सिमिलरली सर टेक्सटाइल सेक्टर पे भी ये अप्लाई होता है। वियतनाम और बांग्लादेश भी सर बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, तो अगर भारत के टेक्सटाइल पे सर टैरिफ बढ़ जाता है तो सप्लाई चेन से डिस्टर्ब होती है, वो बांग्लादेश या वियतनाम शिफ्ट हो सकती है। अभी जो रिसेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी है
उसमें 0.25 है वो इसकी रेट कट की है। और बैंक के लोन जो हैं, बैंक जो होम लोन जैसे दे रहा था उसकी जो रेट है वो भी रिकॉर्ड लो पे है, 7.1 है वो मानी गई है। तो क्या इससे है वो होम लोन है वो बढ़ेंगे बैंकों के? जी सर। तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? सर होम लोन बढ़ने से सर इकोनॉमी से डिमांड क्रिएट होगी, क्रेडिट की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ रही है तो सर डिमांड राइज होती है, उससे सर जीडीपी ग्रोथ पे सर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और जो भी सर भारत के से जो टारगेट्स है वो अचीव करने में सहायता मिलेगी। एक अमेरिका रूस के साथ हमारा भी जो पुतिन आए थे उसके साथ हमारा है वो अनलिमिटेड ट्रेड एग्रीमेंट है वो हुआ है, पार्टनरशिप हुई है, उसको अमेरिका किस दृष्टि से देख रहा है? सर अमेरिका की दृष्टि का तो सर मुझे नहीं पता, और सर आप अनुमति दे तो मैं भारत और बताइए। तो सर भारत सर एक सॉवरेन स्टेट है, तो सर इसके जो रिलेशंस है सर वो प्रिंसिपल सर सभी देशों बड़े देशों के साथ सर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से रिलेशन होते हैं। तो जब भारत सर उसके रशिया के साथ एक एग्रीमेंट भी करता है तो सर भारत और यूएसए की भी सर ट्रेड डील सर पाइपलाइन में, तो हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में सर भारत और यूएसए के बीच में भी सर अनलिमिटेड ट्रेड का एग्रीमेंट हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि सर इसमें यूएसए कुछ सर गलत नजर से देखेगा या भारत से नाराज है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अमेरिका ने है वो ट्रेड को लेकर ही तो रूस के साथ में जो हमारा ट्रेड है उसी को लेकर तो आपत्ति जताई थी कि क्रूड ऑयल जो हम रूस से ले रहे हैं उसी पे आपत्ति थी अमेरिका को, यही थी ना आपत्ति। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है वो बार बार ये कह रहे थे कि हम टैरिफ है वो हटा लेंगे यदि रूस से भारत अपना तेल खरीदना है वो बंद कर दे तो। जी सर। ये स्टेटमेंट जी सर पढ़ा है आपने? और अब जो रूस के राष्ट्रपति आए यहाँ पे उन्होंने अनलिमिटेड है वो पार्टनरशिप की बात कही। तो अमेरिका से हमारे क्या संबंध है वो ट्रेड को लेकर है वो फिर वापस है वो खराब होने की संभावना है? सर मुझे नहीं लगता सर इसमें खराब होने की कोई संभावना है। सर जो टैरिफ इंडिया पे सर जो 25% एडिशनल पेनल्टी लगी थी सर वो रशिया यूक्रेन वॉर के संदर्भ में लगी थी कि आप रशिया से ऑयल खरीदिए, यूक्रेन वॉर तो फंड था जो, तो सर रशिया यूक्रेन की पीस डील भी सर साइन होने की सर अंतिम कुछ चरणों में है और सिमिलरली सर इंडिया यूएसए की ट्रेड डील भी सर साइन होने में, तो अगर दोनों हो जाती है तो फिर सर यूएसए के साथ इंडिया के रिश्ते खराब नहीं होंगे। अभी तो पुतिन आके गए हैं और अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति की भी है वो यात्रा के बारे में है जो आज के न्यूज़पेपर में है कि वो भारत यात्रा पर आ सकते हैं। तो अभी रूस के आगे गए, अभी यूक्रेन के आगे, तो इसमें भारत की क्या भूमिका रहनी चाहिए? सर जैसे सर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इंडिया सर न्यूट्रल नहीं है, वो सर पीस की साइड में, तो सर और उन्होंने सर पहले भी कहा है कि ये एरा ऑफ वॉर नहीं है, ये डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात है, तो सर भारत को एक्टिवली सर डायलॉग और डिप्लोमेसी से इस विवाद का सर हल ढूंढना चाहिए। तो हमें है वो अमेरिकी जो टैरिफ है उसको चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। भारत को अमेरिकी टैरिफ को है वो चैलेंज के रूप में है वो लेना चाहिए। इसके लिए हमें है वो क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले सर भारत को सर अपनी सप्लाई चेन्स को सर डाइवर्सिफाई करना चाहिए। दूसरा सर जो भी एक्सपोर्ट का सर डाइवर्सिफिकेशन भी करना होगा, जिन मार्केट जो अब तक अनटेप्ड है, सेंट्रल एशिया के मार्केट्स है, अफ्रीका के मार्केट्स है, उनकी तरफ एक्सपोर्ट बढ़ाने होंगे। तीसरा सर जो भी भारत की इंडस्ट्रीज है डोमेस्टिकली सर उनको सर स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिससे वो सर डोमेस्टिक जो भी है अपने प्रोडक्शन करके डिमांड सेटिस्फाई कर पाए। चौथा सर जो इंडस्ट्रीज है सर इनको कुछ एक्सपोर्ट इंसेंटिव देके और बाकी देशों के साथ भी सर ट्रेड एग्रीमेंट करके इसको सही किया जा सकता है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स कब से शुरू हुए थे? कौन सी कमेटियां हैं उसके लिए बनी? सर ये सर एक मेरे सर नरसिम्हम कमेटी ध्यान में आ पा रही है। अच्छा। और उसके बाद सर रघुराम राजन सर कमेटी भी 2015 में रघुराम राजन कमेटी भी बनी थी। ये दो कमेटी सर क्या रिकमेंडेशन है वो रघुराम राजन समिति की है वो क्या रिकमेंडेशंस दी है वो बैंकों को लेकर? सर इन्होंने सर बैंकों के मर्जर को लेके सर रिकमेंडेशन दिया था कि जो भी छोटे छोटे नेशनल बैंक है इन सबको मर्ज करके कुछ बड़े बैंक बनाए जाए, जिससे उनका जो मतलब कॉस्ट ऑपरेशनल कॉस्ट है उसमें कमी आए और वो ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिविटी और लोन्स दे पाए। एक तो होता है मर्जर, एक होता है एक्विजिशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
सर अभी एग्जैक्ट सर ध्यान में नहीं आ रहा। अभी जो उर्जित पटेल की जो कमेटी बनी थी वो किसके संबंध में थी? सॉरी सर, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसकी समीक्षा हो एक साल में हो कितनी बार की जाती है? सर ये हर 2 महीने में की जाती है। हर 2 महीने में, एक साल में है वो 6 बार करनी है। अब आप ये मान रहे हैं कि 5.25 है हमारी रेपो रेट है और इन्फ्लेशन की रेट कितनी है हमारी अभी? सर 2 से लेके 3 के बीच सर वेरी करती है। तो ये तो बहुत कम हो गई ना, इन्फ्लेशन की रेट है वो। जी सर। इसके भी है वो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो इकोनॉमी पे आते हैं कि इन्फ्लेशन रेट है वो इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए, विशेषकर विकासशील राष्ट्रों की। जी सर। पर सर जैसे सर माननीय गवर्नर साहब ने कहा है कि ये सर गोल्डीलॉक्स सिनेरियो चल रहा है सर, ये वो आइडियल कंडीशन है जब सर जीडीपी भी सर बहुत हाई रेट पे ग्रो कर रही है और इन्फ्लेशन भी सर एकदम कंट्रोल्ड है। तो सर जब जीडीपी आपकी ग्रो कर रही है और इन्फ्लेशन लो, तो सर ये नेगेटिव आउटकम की सर कंडीशन नहीं है। बट सर जीडीपी ग्रोथ में भी कमी आ जाती है, फिर सर लोअर इन्फ्लेशन सर हानिकारक है। जीडीपी ग्रोथ के हो क्या कारण है, जो कि हमारे अनुमान से भी बहुत ज्यादा आए हैं? सर इसका सर अभी नहीं, हमारा अनुमान इतना कम क्यों था? सर तो सर जो ट्रेड वॉर सर जो है टेरिफ सर हाई है उसका सर कारण था। दूसरा सर जो जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही है वो कारण था। तीसरा से सप्लाई चेन में से डिसरप्शन आते रहते हैं, जैसे रेड सी का जो रूट है वहाँ भी बार बार अटैक्स होते हैं। और चौथा सर बाकी जो पड़ोस में सर इनस्टेबिलिटी जो चल रही है उससे भी सर काफी सारे। ये जो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? सर फिस्कल पॉलिसी सर किसी भी देश की सर सरकार जो है सर वो डिसाइड करती है, जिसमें सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और सर जो बजट है वो सर कैसे एलोकेट होगा उसका निर्णय लिया जाता है। और टैक्स रेट्स क्या होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या मतलब आपका? सर जो भी सर रेवेन्यू है सर उसमें से सर कितना खर्चा किया जाता है, सरकारी जो भी योजनाएं हैं, तनख्वाह देने में है, बाकी जो डे टू डे अफेयर में जो खर्चे होते हैं उनको सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। ये डेफिसिट बजट ही तैयार क्यों किया जाता है जबकि ग्रोथ रेट हमारी इतनी है, फिर भी है वो डेफिसिट बजट तैयार किया जाता है? सर इसके सर बहुत से कारण से जो हिस्टोरिकल लोन है सर उनके इंटरेस्ट पेमेंट में सर काफी ज्यादा जो सरकार के रेवेन्यू से उसका पैसा चला जाता है, तो सर वो बजट सर डेफिसिट में रहता है। आपने 2019 के बाद में क्या किया? सर मैं सर यूपीएससी तैयारी कर रहा था। अच्छा, फिर क्या रहा? सर उसमें मैंने एक मेंस दिया, 3 टोटल अटेम्प्ट दी। अच्छा, तो उसके बाद में आपने गिव अप कर दिया? नहीं सर, मैं अभी यूपीएससी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, अभी भी कर रहे हो आप? जी सर। तो इस वाला मेंस ये वाला अभी दिया? सर ये नहीं दिया था, ये आरएस के मेंस के साथ वो कोलाइड कर रहा था। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एक साथ 2 नावों की सवारी कर रहे हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। मेरी वहाँ की तैयारी सर लगभग पूरी हो चुकी है, तो वहाँ सर अब रिवीजन वाला पार्ट है, सर मैं दोनों को अच्छे से सर मैनेज कर पा रहा हूँ। ऑप्शनल क्या? एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से फिर वापस आपने यूजी में स्विच किया इकोनॉमिक्स की ओर, ऐसा क्यों? सर पहले तो सर इकोनॉमिक्स भी सर मेरे मैथमेटिक्स की तरह से साइंटिफिक सब्जेक्ट ही है, उसमें भी सर लगभग मैथ्स का भी पार्ट है। और सर बचपन से सर मुझे इकोनॉमिक्स से काफी अट्रैक्ट करती थी। जब से मैं सर अखबार पढ़ता था और जो भी सर घर के भी जो डिसीजंस होते थे सर, तो इकोनॉमी सर इनमें मुझे इंटरेस्ट था कि कैसे आम जीवन एक बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसी से सर इम्पैक्ट होते हैं, तो सर मैं शुरू से करना चाह रहा था। तो इस पर कुछ आप रिसर्च वगैरह आगे किया तो नहीं, इंटरेस्ट है तो फिर आपको आगे पीजी करनी चाहिए। फिर सर ग्रेजुएशन के दौरान सर मुझे लगा कि जो मेरी स्किल्स है वो सर सिविल सर्विस में ज्यादा बेटर। आपको हर समय अलग अलग समय कुछ ना कुछ लगता रहता है, जिस वजह से आप अपने इंटरेस्ट की चीजों को भी आगे बढ़ा नहीं पाते। सर मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मैच्योरिटी डेवलप होती है सर, अपने होराइजन्स वाइड होते हैं, तो सर डिसीजन चेंज होते रहते हैं। तो अभी ये डिसीजन किया आरएस में आने का? क्या हम आपको आरएस के अंदर का चयन करें? आपका ही सर जो मेरी स्किल्स है सर, जैसे मैं एनालिटिकली सोच पाता हूँ सर, मैं इमोशनली स्टेबल रहता हूँ, काम हूँ, और सर जो मुझे लगता है जो मेरा बचपन से सर पर्पस है कि मैं गवर्नेंस के थ्रू सर रियल इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं सर अपने आप को इस नोट के लिए सर एलिजिबल मानता हूँ। अच्छा, तो आपने इमोशनल का बोला, तो भावनात्मक जो अपने बुद्धि होती है वो क्या होती है? इमोशनल इंटेलिजेंस। सर इमोशनल इंटेलिजेंस से सर
ये वो होती है कि आप अपने खुद के इमोशंस और सामने वाले के इमोशंस जिनसे आप बात कर रहे हो तो उनको कितना मैनेज कर पाते हो, कितना रेगुलेट कर पाते हो और उनके बेसिस पे कैसा डिसीजन ले पाते हो। डेनियल ने इसकी कुछ सिद्धांत दिए थे, कुछ पता है? जी सर, डैनियल गोल्डमैन ने ऐसे सिद्धांत दिए थे। तो सर उनमें मुझे एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं है। अच्छा, ठीक है। आप ये बताएं कि सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। जी सर। सर मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट सर ये है कि जैसे जैसे सर आदमी की आवश्यकताएं पूरी होती जाती है तो सर उसका सेटिस्फेक्शन लेवल उससे कम होता जाता है। अच्छा, ठीक है। ग्रेसम का नियम, रूल ऑफ ग्रेसम, लॉरेंज लॉरेंज का। फिलिप्स का। जी सर, फिलिप्स सर अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में सर रिलेशन बताता है शॉर्ट टर्म में। कैसा रिलेशन? सर फिलिप्स के हिसाब से जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा सर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। कम होगा? कैसे होगा कम? सर जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सर अभी तो इन्फ्लेशन घट रहा है अभी। जी सर। तो फिर वो तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए? इन्फ्लेशन सर अभी सर अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों की रेट सर स्टेबल है, पर फिलिप्स सर शॉर्ट टर्म में अप्लाई होता है सर, लॉन्ग टर्म में अप्लाई नहीं होता। अभी शॉर्ट टर्म में तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की हुई है, शॉर्ट टर्म में अभी पहली बार हुआ कि इन्फ्लेशन रेट 1.5 के हुई थी। जी सर। हाँ, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग? तो सर जैसे कल में पढ़ रहा था सर कि एक आर्टिकल में पढ़ रहा था तो सर जॉबलेस ग्रोथ की सिचुएशन सर अभी भी इंडिया में चल रही है कि सर ग्रोथ तो हो रही है पर सर जॉब्स का क्रिएशन उतना प्रोपोर्शनेटली नहीं हो पा रहा है। आज भी इंडिया की सर 46% सर आबादी है वो सर एग्रीकल्चर पर निर्भर है। अच्छा, तो जॉबलेस इकोनॉमी को, उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए और भारत सरकार ने कौन कौन से प्रोग्राम ऐसे चला रखे? सर पीएम कौशल विकास योजना, ठीक है। उसके अलावा सर जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम, पीएम स्वनिधि स्कीम और सर विश्वकर्मा योजना। अच्छा, क्या होता है विश्वकर्मा योजना में, क्या प्रावधान है? सर विश्वकर्मा योजना में सर जो आर्टिजन्स है जो उनको सर ट्रेनिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट से प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे वो सर अपनी स्किल्स को परस्यू कर। कितने रुपए? 1 लाख 2 लाख? सर टूल किट लेने के सर 15,000 रुपए का प्रावधान। उसके बाद सर पहली किस्त में जहाँ सर मैं आप अनुमति तो अनुमान लगाना चाहूंगा तो सर पहली किस्त में सर 1 लाख तक की सहायता, फिर वो सर वो टाइम पीरियड है उसको रीपे कर देते हैं तो फिर वो सर लोन की सहायता बन जाएगी। एफआरबीएम एक्ट के बारे में सुना? जी सर। राजस्थान में एफआरबीएम एक्ट कब? सर 2005। इसके अनुसार क्या क्या है सर इसमें सर फिस्कल डेफिसिट के सर टारगेट दिए जाते हैं कि एक राज्य को अपना बजट बनाते हुए फिस्कल डेफिसिट कितना परसेंट, जीडीपी का कितना परसेंटेज रखना चाहिए। जीडीपी डेट रेशियो कितना है राजस्थान का, कितना होना चाहिए? सर मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है पर सर जो फिस्कल एफआरबी मेट के जो टारगेट है सर राजस्थान के सर उसके अंडर ही है और अगर आप अनुमति दे तो सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ सर 4.5% का सर टारगेट है तो सर राजस्थान का उसके अंदर ही। जीडीपी डेट रेशियो 4.5 एफआरबी में से जो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट, फिस्कल नहीं जीडीपी डेट का पूछना था। ठीक है, आप मुझे बताएं 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन? फाइनेंशियल कमीशन जी, लेटेस्ट अभी यही चल रहा हूँ। अरविंद पंडरिया। वेरी गुड। आप ये बताएं कि आपको राजस्थान में जो है आरएस बना के और जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पे आपको पदस्थापित किया जाता है और राजस्थान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओवरऑल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को लेकर के आपको स्कीम्स या आपके सजेशंस मांगे जाते हैं ड्राफ्ट। उस ड्राफ्ट में आप किन किन चीजों का समावेश करेंगे ताकि राजस्थान का जो विजन है 2047 तक का जो विजन है विकसित राजस्थान का, वो टाइमली उसको अचीव कर सके? सर इसमें सर मैं सर ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि सर स्कूल एजुकेशन से सर बच्चों को स्किल डेवलपमेंट और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाए और उन्हें सर जैसे जैसे वो जैसे नई शिक्षा नीति है उसके तहत भी वेरियस सर फील्ड्स को सर अचीव करने का। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा सर इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार करना चाहूंगा कि राजस्थान में सर एक्सपोर्ट्स की सर जो इंलैंड पोर्ट्स बन रहे हैं उनकी सर अभी उनको ज्यादा बनाए जा सकते हैं और सर अभी इंलैंड पोर्ट्स कहाँ बन रहे हैं, उसका कहाँ पे चर्चा चल रही है? सर इंलैंड पोर्ट सर जालोर में बन रही है। अच्छा, ठीक है, और चलो ये हो गया। अगला पॉइंट
तीसरा सर जो भी सर ये इंडस्ट्रीज है, जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज है सर, यहाँ मिड लेवल की सर राजस्थान में इंडस्ट्रीज की सर कमी है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी एमएसएमई इंडस्ट्रीज है सर, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड करके मिड लेवल एजेंसीज बनाई जाए। एमएसएमई की परिभाषा अभी कुछ चेंज की गई, जी सर। बता सकते हैं अभी लेटेस्ट? चलो ठीक है। चौथा क्या सुझाव दोगे? चौथा सर, जो लास्ट वीडियो पे सर जो वुमेन्स और फार्मर्स है सर, उनको सर मैं कोऑपरेटिव्स को सर कोऑपरेटिव बनाने के लिए सर मोटिवेट करना चाहूंगा, जिससे सर माननीय कोऑपरेटिव मिनिस्टर ने कहा कि सहकार से सर समृद्धि की तरफ हम सर विकसित भारत 2047 में प्रवेश कर सकते हैं। अच्छा, इस वर्ष कौन सा ईयर घोषित किया गया है यूएनओ के द्वारा 2025 को? सर इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। अच्छा, इसकी क्या थीम क्या है? सर सॉरी सर, थीम का मुझे ध्यान नहीं। अच्छा ठीक है। आप एसडीएम हैं और आपके क्षेत्र में अवैध खनन की समस्या काफी टाइम से चल रही है, आपके आने से पहले भी चल रही थी और आप अभी पोस्टेड हो तो आपके सामने भी ये आ रही है। और वो जो माइंस है वो वहाँ के एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर की है और वहाँ जो सब अधिकारी है वो भी उसकी इच्छा से ही यहाँ पे पोस्टेड होते हैं और उसने भी यही कह के आपको लेके आया कि आप मेरी माइंस को जो है वो वहाँ पे नहीं जाओगे, यदि चले गए तो अगले 24 घंटे में आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है सर। और आपके पास भी ये शिकायतें ग्रामीणवाद से लेके आते हैं, तो आपकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है? सर सबसे पहले सर मैं अपने उच्चाधिकारियों को सर इससे अवरोध कराऊंगा और उन्हें सर उन्हें कॉन्फिडेंस में लूंगा। दूसरा सर मैं चाहूंगा कि जो भी अवैध खनन की सर समस्या होती है सर, ये सर ग्रास रूट लेवल से सर इनका समाधान होने की ट्राई करूंगा। जो भी सर ग्रामीण होंगे सर, मैं उनको अवेयर करना चाहूंगा कि अवैध खनन के आपके भविष्य में कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। वो तो उनको पता है, इसलिए तो विरोध कर रहे हैं। मैं कोई सुन नहीं रहा है, कोई सूझ नहीं ले रहा। तो सर जो भी अवेलेबल सर लॉ एंड रेगुलेशन है, मैं उनके तहत कार्रवाई करूंगा। अच्छा, तो फिर वो आपको ट्रांसफर कर देंगे, आपके खिलाफ जो है कुछ षड्यंत्र रच देंगे? सर मुझे लगता है ट्रांसफर तो सर जॉब का पार्ट है, ट्रांसफर कर देते हैं तो सर उससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप उसमें अवैध जो चल रही है उसको बंद कर लोगे या नहीं करोगे? हाँ सर, जो भी मेरे क्षेत्राधिकार में होगा मैं पूरी उचित कार्रवाई करूंगा। ठीक। ये आप टीटवाना कुचामन से है, एक चीज बताएं, न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए क्या बेस होते हैं? मैम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देखी जाती है। जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट्स की और वो साइज बढ़ती जाती है, तो लोगों से मैम जो प्रशासन दूर होता है उसको लोगों के पास लाने के लिए सर मैम मेजरली डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट पहले तो बना दिए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के लिए बनाए थे, फिर वापस उनको कैंसिल कर दिए। तो मतलब पहले अब एडमिनिस्ट्रेटिव अब सुविधा नहीं है उन डिस्ट्रिक्ट्स में तो कैंसिल किए गए। मैम उसका मुझे ध्यान नहीं है। ये कैंसिल तो कितने कैंसिल किए गए थे डिस्ट्रिक्ट? मैम पहले 50 बने थे जी फिर कैंसिल हो गए जी। तो पहले क्यों बने थे फिर कैंसिल क्यों हुए? मैम उसमें जब वापस से जब कमेटी बनी थी तो पहले के उन्होंने जब रिव्यू किए थे डिस्ट्रिक्ट्स, तो उनके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस कुछ जिले में पॉलिटिकल रीजन से भी बनाए गए, तो उनका अनुसार कैंसिल किया गया। ठीक है। अच्छा, टीटवाना कुचामन की जो आपकी जो सीमा है वो किस किस से लगती है? मैम सीकर से लगती है, चूरू से लगती है, जयपुर से लगती है, अजमेर से लगती है, नागौर से लगती है। और इसके अंदर जब ये डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था इसको, तो इसको किस किस को लेके बनाया गया था डिस्ट्रिक्ट? मैम इसमें 6 तहसीलें जो थी वहाँ की 6 थे, उनको मिला के। अच्छा, ये जो टीटवाना कुचामन वाला एरिया है वो किस रियासत का भाग था? जोधपुर रियासत। इसका टीटवाना कुचामन का कुछ हिस्ट्री बताएंगे, कब ये बसा है, कब क्या हुआ? मैम जो डीडवाना है मैम, वहाँ लोअर पैलियोलिथिक पीरियड्स के मैम एविडेंस मिले हैं। तो डीडवाना लोअर पैलियोलिथिक ओके, तो उस समय के भी एविडेंस मिले हैं। तो अगर डीडवाना की बसने पे जाए तो मैम वो तो बहुत ही पुरातन काल से बसा हुआ था। और कुचामन को मैम ऐसा माना जाता है कि 13वीं शताब्दी में बसाया गया था, जो आज का शहर है। अच्छा, किसने बसाया था कुछ मालूम है? नहीं मैम। अच्छा, तो आप आपका जो एरिया उसकी कुछ समस्याएं बताइए अभी क्या चल रही है? मैम जो सबसे बड़ी समस्या है मैम जो मुझे ध्यान में आ रही है वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। वहाँ भी वर्तमान में एक मर्डर भी हुआ था, उसके बाद भी मैं रोज शहर में देख पा रहा हूँ कि
बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां, काली फिल्म लगाई हुई गाड़ियां, वो सब अब आराम से निर्बाध रूप से घूम पा रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या है। ये अचानक से बढ़ गई है, पहले से ही थी उस तरफ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, मैम अभी गैंग वॉर्स वगैरह ये सब। कुछ सालों में भी ज्यादा बढ़ी। कैसे, क्यों बढ़ गई अचानक से, रीजन? मैम वहाँ जो कुचामन का एरिया में वो काफी विगत वर्षों में एजुकेशनल हब के रूप में डेवलप हो रहा है। तो मैं वहाँ जो बच्चे आ रहे हैं वो काफी वल्नरेबल होते हैं, तो उनको क्राइम और ड्रग्स की तरफ धकेलना आसान है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप नवोदय विद्यालय से पढ़े गए, जी क्यों बनाए गए थे नवोदय विद्यालय? सर, मैम नवोदय विद्यालय का मुख्य पर्पज जो था वो जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना था। जो भी रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्हें क्वालिटी और मॉडर्न जो एजुकेशन थी वो इम्पार्ट करना मुख्य पर्पज था। अच्छा अच्छा, आपने अपनी हॉबी लिखी विपाशना मेडिटेशन, जी आपने कभी किया है? जी मैम, कितने बार किया है? कोर्स मैंने 80 बार किया था। 10 डेज वाला? जी मैम, उसके बाद प्रैक्टिस में रेगुलरली करता अच्छा, तो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर कहाँ पे है विपाशना का? जब अच्छा, तो इसके अंदर क्या करवाना होता है, किसने शुरू किया था विपाशना? मैम अगर ओरिजिन पे जाए तो ये एंशिएंट इंडिया की बहुत पुरानी टेक्निक है जिसको भगवान बुद्ध ने वापस से रिस्टोर किया था। उसके बाद अभी मॉडर्न इंडिया में रसन गोयनका सर ने इसको रिइंट्रोड्यूस किया। उनकी कोई बुक ध्यान में है गोयनका की? नहीं। अच्छा, जो आपने कहा था एंशिएंट से हुआ, तो एंशिएंट में किस ग्रंथ में इनका उल्लेख मिलता है, किससे इसका संदर्भ महात्मा जी बुद्ध ने लिया था? सॉरी मैम, इसका ध्यान। अच्छा अच्छा, ब्रिज लोन क्या होता है? सॉरी मैं सुन ब्रिज लोन, ब्रिज लोन ब्रिज लोन। इकोनॉमिक्स का एक टर्म है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। नहीं। अभी अभी हाल ही में राजस्थान में 7वां वित्त आयोग का गठन किया गया है, तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है, कुछ बताएंगे? सॉरी मैम, ध्यान नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज बताइए कि आपने बोला एफपीआई एफडीआई बोल रहे थे आप, है ना? जी में क्या डिफरेंस है? एफपीआई और एफआईआई में क्या डिफरेंस है? मैम, जो एफपीआई है वो किसी भी कंपनी में 10% से कम शेयर होल्डिंग अगर कोई इन्वेस्ट करता है, फॉरेन जो भी रेजिडेंट या बाय, तो उसको एफपीआई माना जाता है। और एफआईआई जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनमें में विदेशी फर्म्स जो होती है वो भारत की इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर एफडीआई में जब इन्वेस्टमेंट 10% से ज्यादा हो, उसका मुख्य पर्पज मैनेजरियल डिसीजन लेना, कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करना हो, तो वो एफडीआई की कैटेगरी में आता है। ठीक है। अच्छा, एक ही सोशल ऑडिट क्या होती है? सोशल ऑडिट मैम जो भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, जो भी पॉलिसीज है, उनका सोशली कितना इम्पैक्ट क्रिएट हो पा रहा है, तो सोशल कैपिटल कितना बिल्ड कर पा रही है, उसकी ऑडिटिंग सोशल ऑडिट। अच्छा, एक चीज बताइए, जो आपके जीडीपी ग्रोथ कर रही है, आप ये बता रहे थे, तो जीडीपी तो ग्रोथ कर रही है, तो उसके हिसाब से जो आय की असमानता है बढ़ती जा रही है, अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है, इसका क्या रीजन है? अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, मध्यम वर्ग और जी मैम, जैसे अभी कल जो संदर्भ है, रेपो रेट को कम करने से क्रेडिट एक्सेस बढ़, और जो मैम जो लोन भी है वो भी अमीरों को मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, वो गरीब तक पहुंच नहीं पाते। तो जो भी पहले से अमीर वेल स्टेब्लिश है उनका क्रेडिट एक्सेस भी ज्यादा होता है, तो वो जितना क्रेडिट मिलेगा वो और ज्यादा इन्वेस्ट करते जाते हैं और ग्रो करते जाते हैं। तो मुख्य कारण यही है। तो फिर ये तो फिर हम ग्रोथ करते रहेंगे जीडीपी का, इधर से असमानता बढ़ती रहेगी, फिर ये आपको लगता है ये ऑप्टिमम ग्रोथ होगी, एक समावेशी ग्रोथ किसको बोल सकते हैं? जी मैम, सरकार इस ठाई को पाने के लिए अफर्मेटिव एक्शन और पॉजिटिव इंटरवेंशन में करती रहती है। इसी के लिए जितनी भी फ्लेक्सिंग स्कीम्स और स्कीम डिजाइन की जाती है वो इसको कम करने के लिए की जाती है। तो भविष्य में सरकारी ठाई पार्ट मुझे लगता है कि कम होगा, ये डिफरेंस पूरा भविष्य में कम होगा। अच्छा, ठीक है। एक चीज बताइए, आपको इकोनॉमिक्स पसंद था शुरू से, आप बता रहे हैं, फिर आपने ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी क्यों रखा? मैम जब मैं ग्रेजुएशन के टाइम में जब था तो मैंने एक किताब पढ़ी थी, टाइम सेपियंस करके, तो उससे मैम मुझे ह्यूमन इवोल्यूशन में काफी इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो मैं ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ने लगा तो मैं एंथ्रोपोलॉजी तक ट्रेक हो गया था। मतलब आपको पसंद बदलती रहती है ऐसा? जी, या फिर नंबर ज्यादा आते हैं इसलिए लिया इसको स्कोरिंग के हिसाब से? इकोनॉमिक्स में भी नंबर अच्छी आते हैं। ठीक। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपका क्या मतलब? सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है कि जो भी अभी प्रेजेंट की जनरेशन है उनकी नीड्स फ्यूचर की जनरेशन को बिना कॉम्प्रोमाइज किए फुलफिल कर, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
आत्मनिर्भर भारत के लिए लेबर रिफॉर्म्स वो किए गए। जी सर। क्या क्या लेबर रिफॉर्म्स किए गए? सर जो भी पुराने लेबर कोड्स थे 17 उनको मर्ज करके सर 4 नए लेबर कोड्स बनाए गए। कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड हैजार्ड। सोचा सर अभी मेरे ध्यान में नहीं आ पा रहा। ये जो ब्लॉकचेन काउंटिंग क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हम्म। जी सर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें डिसेंट्रलाइज सब कुछ सिस्टम होता है और इम्यूटेबल होता है कि एक बार उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है तो उसको डिलीट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक ब्लॉक में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अपने आगे वाले ब्लॉक और पीछे वाले ब्लॉक दोनों से कनेक्टेड होती है। तो अगर आप बीच का एक भी ब्लॉक हटा देते हो तो पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती है और उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। आप मुझे ये जो फ्रीबीज स्कीम्स हैं जो सारे स्टेट्स में है, वो गवर्नमेंट अपने चुनावी फायदे के लिए है, वो फ्रीबीज स्कीम्स हैं वो अपना रही है, बहुत बड़ा है जो। तो ये फ्रीबीज स्कीम्स है वो इकोनॉमी पे है, वो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो क्या ला रही है? सर फ्रीबीज स्कीम्स का सर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही है। सर जो संविधान में भी सर जो पार्ट 4 है सर, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी सर स्टेट को डायरेक्ट करते हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमिक रिसोर्स, आर्टिकल 41 मुझे भी ध्यान में आ रहा है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज स्टेट में बढ़ते जाते हैं तो आपको पॉजिटिवली इंटरवीन करके लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सुधारनी होगी। सो जो फ्रीबीज है सर उनको सर सोशल, जो अभी मैंने जो सवाल पूछा था, जो इनइक्वालिटी गैप जो बढ़ता जा रहा है अमीर और गरीब के बीच, सर उसको पारने में भी मदद मिलती है। दूसरा सर जो भी पिछड़े वल्नरेबल सेक्शन जो है सर उनको पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है, जैसे महिलाओं को खातों में जो भी राशि ट्रांसफर हुई थी तो सर उनको महिलाओं को सर से वुमेन एम्पावरमेंट भी होता है। कुछ सा नेगेटिव इम्पैक्ट है, स्टेट का सर जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ता जाता है और उनको ज्यादा लोन लेने पड़ते हैं, तो सर फिर धीरे धीरे वो लोन के इंटरेस्ट में काफी सारा खर्च हो रहा होता है। श्रीलंका में स्थिति है वो फ्रीबीज स्कीम्स की वजह से हो कैसी हो गई थी है वो। जी सर। तो ऐसी चीजों से हमें सबक लेनी चाहिए ना। जी सर, हर जो भी राज्य और केंद्र सरकार को सर फिस्कल प्रूडेंस का इस्तेमाल करना चाहिए कि जैसे संविधान में भी इसी का उल्लेख है कि जितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उसी हिसाब से सब पॉजिटिव इंटरवेंशन करना है। तो अगर आप एक्स्ट्रा इकोनॉमिक रिसोर्सेज के आगे चले जाते हो तो फिर से नुकसान हो सकता है। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, आप जा सकते। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, यस कमिंग। बैठो योगेश। थैंक यू। आपसे हमने बात की तो आपका क्या कंक्लूजन है इसके लिए? काफी अच्छा रहा सर, कुछ इकोनॉमिक कंसेप्ट है जो ग्रस्त करने की नीड है, काफी कुछ रहेगा उसमें। ये जो ग्रेशम का जो नियम है ये गिफिंग गुड्स के लिए तो है ये। मुझे तो ऐसा लग रहा है ग्रेशम वर्ड ही पहली बार है? पता नहीं। ग्रेशम का नियम पहली बार सुना आपने? ऐसा नहीं सुना कि है वो गिफिंग गुड्स मुझे पता है, ग्रेशम मैंने बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर काट देती है, ये नहीं सुना था? हाँ ये बराबर। पर ग्रेशम को भूल गए। मुझे ध्यान में नहीं रहेगा, कोई काफी समय हो गया, 2016 में था ये मेरे सिलेबस। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, जैसे मेरे जेब में यदि 5 नोट है, मुझे उसे 1 नोट किसी को देना है तुम पुराना तो वो मैं सबसे पुराना नोट सबसे पहले देने की कोशिश करता हूँ। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है। अच्छा इंटरव्यू। कितने नोट दिए अभी आप तक? सर ये थर्ड था, एक कल दिया था, एक आज और एक पहले 24 को दिया। अच्छा कोई चेंज लगा आपको? हाँ जी सर। जी सर, इकोनॉमिक्स पे काफी कंफर्टेबली बात करता हूँ, काफी समय से वो हो नहीं पा रहा, काफी समय हो गया पड़े हुए। ये मत आपने आपका तो जो इंटरव्यू जाने वाला है, मैं हम लोगों की तो अच्छा। यही सोच है कि इकोनॉमिक्स में जाएगा, सब क्योंकि इकोनॉमिक इतनी घटनाएं हैं और पर्याप्त अर्थव्यवस्था में है तो पर्याप्त क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिसके इकोनॉमिक्स नहीं होती उससे ज्यादा नहीं पूछते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी तक पूछ के रह जाते हैं। आपसे तो डीप तक पूछ सकते हैं, तो वो 12 कोशिश करूँगा। और आपको ये भी कह सकते हैं कि यार हम आपको क्यों चुने, क्योंकि आप तो यूपीएससी में चले जाएंगे तो बढ़िया है, आपकी अच्छी तैयारी है। नहीं नहीं सर,
तो उसके आसपास जो भी चर्चित मुद्दे रहे, अभी हमने पूछे नहीं, जैसे प्रवासी राजस्थान, अभी इसलिए नहीं पूछे कि ये दूसरा पूछ रहे हैं। आपका इकोनॉमिक्स पे ही हमने कंसंट्रेट किया, इकोनॉमिक पॉलिसी है, इकोनॉमिक्स। चले और पिछली बार इकोनॉमिक्स पे हमारा तो मानना यही है कि आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद में आपने कुछ सीख नहीं रखा, उसी को कुछ जॉब है नहीं अभी आपकी। एक तो यूपीएससी पे आपसे चर्चा हो सकती है कि आप यूपीएससी में चले जाएंगे तो यहाँ पोस्ट खराब होगी, तो हम क्यों चूज करें? आप यूपीएससी में ही जाइए, आप ये ग्रिल कर सकते हैं, आप तो इसको सर क्या जो मैंने आंसर दिया हो सकता है ये आप कहना कि सब बेटरमेंट के लिए सभी प्रयास करते हैं, और ये बिल्कुल सही है कि यदि मेरा यूपीएससी में हो जाएगा तो मैं वहां जाऊँ। ये कहना ये बेटरमेंट, कैरियर एडवांसमेंट, एडवांसमेंट है। फंडामेंटल ड्यूटी भी है वो कि स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। अब उसमें जाओगे तो इसमें चला जाएगा। इकोनॉमिक्स पे ही यदि आपके इंटरव्यू को लेके जाए ना तो ज्यादा अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है आप उसमें ज्यादा बेटर कर पाएंगे। और ये सर जो स्विच था मेरा, जो आपने पूछा था कि साइंस से इकोनॉमिक्स फिर एंथ्रोपोलॉजी, वो तो ऐसे बिल्कुल नहीं, आप एंथ्रोपोलॉजी कह दीजिए, मेरा यूपीएससी में सब्जेक्ट है, बाकी आप कह सकते हो कैलकुलेटिव अप्रोच रही है मेरी, कैलकुलेटिव अप्रोच। तो उस टाइप से मुझे लगता है, और मेरी रुचि का विषय भी है। आपका पहले आईआईटी देने का वो होगा पहले तो? हाँ दिया था, ड्रॉप है सर। हाँ, इसीलिए तो कहते ना कि आईआईटी में जाना चाहता था, नहीं हो पाया, इसलिए है वो फिर जो मैंने जो इकोनॉमिक कुछ चीजें आप देख लेना, लॉरेंस कर्व, फिलिप्स और वो सब चीजें। हाँ और फिलिप्स पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़ा था, ये लॉरेंस पढ़ा था, भूल गया हूँ। हाँ, एक ये विपस्सना मेडिटेशन है, उस पे भी आजकल भी हाँ, इस पे थोड़ा सा देख लेना चाहिए। मेडिटेशन पे है ना, मैंने लिखा तो है, लेकिन फिर मैंने वैसे तो हॉबी पे कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी तक तो, लेकिन देख लेना कब चर्चा करने लग जाए किसी को नहीं पता। आप आगे चल के बताओगे तो हो सकता है आप चर्चा कर ले, क्योंकि आजकल जो स्ट्रेस बढ़ रहा है प्रशासन में और बच्चों में, तो उसमें ये काफी हेल्पफुल है मुझे जहाँ तक लगता है। थोड़ा सा ये मैंने लिख दिया इनको, इसको थोड़ा सा कि आप लेट आने तक इस चीज को मेंटेन रखिए, मेंटेन रखो। आप तो एग्जिट करें तब यूं बड़ी सहजता से यूं बटन वो ऐसा नहीं होना सीधे ही। हाँ देखिए मैम सर बहुत ज्यादा आ रहा है, मेन सर भी आपने बहुत ज्यादा आ रहा है, थोड़ा सा इस पे कंट्रोल, थोड़ा सा, क्योंकि ये उनको हो सकता है अजीब लगे। बाकी बढ़िया है, बहुत अच्छा होगा आपके। अच्छा Thank you. All the best.